अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में सेठी साहब की चिड़िया का बड़ा जिक्र होता रहा है और हम करते भी रहे हैं। अब ये चिड़िया ऐसी ज़बरदस्त है सेठी साहब की, वो रुकती नहीं है, चलती चली जाती है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा है कि वो शेर के कछार में जाके वहाँ से कोई खबर ले आती है। तो ऐसे ही कुछ है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेठी साहब भी मुल्क से बाहर हैं, जरदारी साहब भी लंदन में बैठे हुए हैं, अल्ताफ़ भाई ऑलरेडी लंदन में होते हैं। तो पहले सेठी साहब से बात कर ली जाती है कि क्या खबर है सेठी साहब के पास। सेठी साहब, क्या है आपकी जो हाई पावर्ड चिड़िया है उसके पास क्या खबर है? खबर ये है कि जरदारी साहब लंदन में हैं, गालबन कल या परसों पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, ये चले जाएंगे। और अल्ताफ़ भाई अपने दफ्तर घर में हैं। दोनों के दरमियान मुलाकात नहीं हुई। मैं लंदन में हूँ और मैं दोनों का पीछा कर रहा हूँ कि अगर खुफिया को मुलाकात हो तो पता चल जाए, मगर हुई नहीं अभी तक। और गालबन जरदारी साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर है ANP की तरफ से इस वक्त। ANP बड़ी नाराज़ है। ANP कह रही है कि अल्ताफ़ भाई ने गालियाँ दी हैं और ANP अब जरदारी साहब के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि जी अगर आपने इनको जफ्फी डालनी है तो फिर हमसे अलविदा कर लीजिए। तो अब जरदारी साहब की तवज्जो जो है वो MQM से हट के ANP की तरफ जाएगी। वहाँ मरहम पट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि उनको भी वो छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए मेरा ख्याल फ़ैसला ये हुआ कि अल्ताफ़ भाई को ना मिला जाए, नहीं तो ANP और ना नाराज़ हो जाए। मगर जरदारी साहब के खुफिया पैगाम जो हैं और अल्ताफ़ भाई के जो उनके दरमियान जो बातचीत है वो इंटरमीडियरीज़ के ज़रिए चल रही है और मगर डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हो रही। गो बिटवीन्स हैं जी, गो बिटवीन्स हैं, बिल्कुल गो बिटवीन्स हैं और हाई पार्ट गो बिटवीन्स हैं। मेरा ख्याल है नाम लेना मुनासिब नहीं है क्योंकि 100% श्योर नहीं हूँ मैं। तो कहा क्या जा रहा है, कोई ये पता लगा सेठी साहब के पैगाम क्या भिजवाए जा रहे हैं अल्ताफ़ भाई को जरदारी साहब की तरफ से? वो यही है कि भाई आप बस करो, आ जाओ अब हुकूमत में। और अल्ताफ़ भाई भी तैयार बैठे हैं आने के लिए। मगर जैसे मैंने अर्ज़ किया वो अब ANP का मसला बन गया है। तो शायद जरदारी साहब ने कहा कि पहले मैं ANP को ज़रा रज़ामंद कर लूँ तो फिर तो मेरा ख्याल है जब जरदारी साहब वापस चले जाएंगे तो विदाउट एम्बेरसमेंट मेरा ख्याल है अगले हफ्ते MQM को कुछ फ़ैसला करके और हुकूमत ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा सेठी साहब, हम जरदारी साहब के हवाले से आपने बात की कि वो मैसेजेस भेज रहे हैं। कुछ दिनों से काफ़ी विकीलीक्स इकट्ठी हो रही थी, हमारे अपने अखबार द न्यूज़ के अंदर भी छपी। जरदारी साहब के हवाले से क्योंकि हमने गुफ्तगू का आगाज़ किया है तो एक बड़ी ज़बरदस्त विकीलीक है और ये मार्च 2008 की है, जिसके बारे में जिसमें कहा गया कि जरदारी साहब को जो नाम दिया गया, एन पैटरसन ने नाम दिया कि वो एक प्रैक्टिकल डील मेकर हैं, सियासी डील करते हैं और भी ज़बरदस्त करते हैं। क्या कहेंगे आप? यार मैंने क्या कहना है, आपको पता है मैं तो कब से ये कह रहा हूँ कि ये सियासतदान ऐसे हैं कि इन्होंने कारोबारी निज़ाम शुरू कर दिया है सियासत में। देखिए ना, हमारे सियासतदान कबायली होते हैं, जहन उसके फ्यूडल होते हैं, ऐसे ही है ना। वहाँ विंडिक्टिवनेस और इंतकाम और इस किस्म की चीज़ें चलती रहती हैं और किसी की तौहीन हो जाती है तो वो नाराज़ हो जाते हैं, किसी की तरीके से इज़्ज़त नहीं की जाती तो वो नाराज़ हो जाते हैं। ये ऐसे ही चलता है ना हमारी सियासत में। और फिर मनाना पड़ता है, आगे पीछे होना पड़ता है, मरहम पट्टी करनी पड़ती है। जरदारी साहब के साथ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। वो हर चीज़ को एक कारोबारी डील की तरह देखते हैं कि अच्छा भी लेन देन, उन्हें ये एहसास है कि अगर कोई लेना है तो देना भी ज़रूर कुछ पड़ेगा। तो वो पहले से ज़हनी तौर पे तैयारी करके आते हैं। किसी भी चीज़ को वो ज़ाती तौर पे अपनी तौहीन नहीं समझते। वो समझते हैं जैसे उनका हक़ है कि डील करना, दूसरे का भी हक़ है, और वो हमेशा कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जाते हैं जहाँ दोनों का फ़ायदा हो जाए। हमारे सियासतदान अनफॉर्चुनेटली ऐसे हैं कि वो अपना फ़ायदा क्या, वो दूसरे का नुकसान करते करते अपना नुकसान करवा लेते हैं। तो जरदारी साहब ऐसे नहीं हैं। उन्हें किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं होती कंसेशन देने में और कंसीड करने में या पीछे हटने में। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी सियासत है। हाँ, अलबत्ता ये नहीं कि इसको इतनी मौका परस्ती हो जाए कि फिर हुकूमत ही ना बंदा कर पाए। जरदारी साहब की कमज़ोरी ये है कि वो अपने आप को बरकरार रखने के लिए वो हर किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी कभी ज़रूरत ये होती है कि विजन भी होनी चाहिए, बात को आगे भी लेके जाना चाहिए, कभी कभी डटना भी पड़ता है। मगर जरदारी साहब हर जगह पे बड़े स्लिप फिसल जाते हैं, डट के नहीं खड़े होते। मेरा ख्याल है वो क्योंकि 2 दफ़ा पहले
पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिराई गई और फिर मोहतरमा का भी असैसिनेशन हो गया, तो वो ज़रा बहुत ख्याल रखते हैं कि फिर कोई ऐसा हादसा ना हो जाए कि गलती ना हो जाए जिससे फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत की छुट्टी हो जाए या ज़ाती जरदारी साहब को ज़ाती नुकसान हो जाए। अच्छा सेठी साहब, आपको क्या लगता है जरदारी साहब की जो ये क्वालिटी है, एक तरफ वो जब कैपेबिलिटी की बात करते हैं या एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो वो खुद कहते हैं कि आई एम नॉट लाइक बेनज़ीर, मैं इतना ना कोई मेरा अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड है ना कोई इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्वालिटी पॉलिटिकल डील मेकिंग की मोहतरमा में बेहतर थी या जरदारी साहब में बेहतर है? गुड क्वेश्चन। देखिए ये तो सही कहते हैं जरदारी साहब कि जरदारी साहब की तालीम जो है वो बिल्कुल मोहतरमा जैसी तालीम नहीं है। जरदारी साहब बस एक स्कूल के पढ़े हुए हैं कराची में, और उसके बाद मेरा ख्याल है उसके बाद कितनी पढ़ाई हुई लिखाई हुई वो छोड़े, वो अंग्रेज़ी वेज़ी बोल लेते हैं, अल्लाह खैर सल्ला। और मोहतरमा तो आपको मालूम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, और मतलब बहुत वो फॉर्मली उनकी भी बड़ी तालीम थी, स्पेशली अंग्रेज़ी में। तो जरदारी साहब को कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। गलियों कूचों में जो लोग बड़े होते हैं वो बहुत कुछ सीख के आते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, उन्हें पता होता है ख़तरा कहाँ है ख़तरा कहाँ नहीं है। मोहतरमा का ये था कि वो जाहिर है एक खातून भी थी और फिर एक इनहेरिटेड भी थी उनकी, फिर उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी भी थी, और जाहिर है फिर वो उनमें एक और भी चीज़ थी जो जरदारी साहब में बिल्कुल नहीं है, उनमें मगरूरियत बहुत थी, बहुत मगरूर थी, क्योंकि उनके वालिद साहब भी वैसे ही थे, बड़ी वो एरिस्टोक्रेटिक थी, जैसे कि बहुत बड़े फ्यूडल ख़ानदान से जो लोग होते हैं जो अपनी समझते हैं कि पता नहीं हम तो 6 पुश्ते पीछे जाते हैं, और तो जरदारी साहब का ऐसा कोई खाता नहीं था। तो जरदारी साहब, मैं समझता हूँ ये एक अच्छी बात है कि मिडिल क्लास का यही मौक़िफ़ होता है कि भाई हम कोई बैगेज लेके नहीं आए। तो अगर मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर जरदारी साहब जैसा रवैया ही होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब भी मिडिल क्लास के हैं, मगर नवाज शरीफ साहब का रवैया मिडिल क्लास का नहीं है, वो थोड़ा सा एरिस्टोक्रेटिक हो चुका है, और मेरा ख्याल है अगर मियाँ साहब और थोड़े से ज़रा मिडिल क्लास हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। अच्छा सेठी साहब, एक और बड़ी दिलचस्प बात इसी विकीलीक के अंदर लिखी हुई है, मैं चाहूँगा ज़रा उस पर भी आप रोशनी डालिए कि जरदारी साहब को जो पाकिस्तान के अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे, इसमें कहा गया कि उनको इतनी ज़्यादा नो हाउ नहीं थी और वो ब्रीफ लिया करते थे हुसैन हक्कानी साहब से उस वक्त, और जो लीगल मैटर्स थे कानूनी मामलात पे फारूक नाइक साहब से लिया करते थे। तो क्या ऐसे ही था कि जरदारी साहब ये अपनी सदर बनने से कुछ दिन पहले, 5-6 महीने पहले, वो इतने ज़्यादा, आई एम सॉरी टू यूज़ द वर्ड, नाइव थे कि उनको पता नहीं था पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने सेंसिटिव हैं अमेरिका के साथ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए आप भूल गए कि आखिरी 3-4 साल मोहतरमा लंदन और दुबई में होती थी और जरदारी साहब न्यूयॉर्क में थे, और जरदारी साहब ने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी दिया हुआ था कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि स्विट्ज़रलैंड वो जो केस चल रहा था वहाँ नहीं आ सकते थे। तो मोहतरमा ने भी थोड़ा एट आर्म्स लेंथ किया हुआ था। मोहतरमा का के ज़हन में ये बात थी कि दोनों दफ़ा जब उन्होंने हुक्मरानी की तो उनकी हुकूमत को नुकसान पहुंचा, क्योंकि जरदारी साहब के बारे में ये मिस्टर 10% और इस किस्म के लेबल लग गए, और फिर जहाँ करप्शन थी वहाँ तो थी, जहाँ नहीं भी थी तो मोहर लग चुकी थी। तो मोहतरमा काफ़ी सेंसिटिव थी इस चीज़ से। तो इस दफ़ा तीसरी दफ़ा मेरा ख्याल है मोहतरमा ने जो रवैया अख्तियार ये किया हुआ था कि भाई आप ज़रा थोड़ा दूर ही रहें, सियासत मुझे करने दें, आप बैठें न्यूयॉर्क में और आप मुदाखलत ना करें। और फिर आपको याद होगा जब जरदारी साहब ने बहुत अरसा जेल काटी, जबकि वो बिल्कुल पार्टी से अलग हो चुके थे, इन द सेंस के आइसोलेट हो चुके थे, और मोहतरमा तो कॉन्स्टेंटली आ रही थी, जा रही थी, सियासत कर रही थी। तो जरदारी साहब वो भी 7-8 साल जो जेलें काटी उन्होंने, तो वो सियासत से महरूम हो चुके थे, और बाद में जब वो निकले तो फिर वो न्यूयॉर्क चले गए। तो जरदारी साहब की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पीपल्स पार्टी के जो अंदर सारे जो कशमकश थी या जो कैरेक्टर्स थे, जो लीडर्स थे, उनकी आपस में प्रॉब्लम्स क्या थे, वो सारा जो था उनकी बहुत कम नॉलेज थी। सारे पीपल्स पार्टी के लोग मोहतरमा की तरफ देखते थे, और जरदारी साहब के किसी के साथ भी कोई ज़ाती तल्लुकात नहीं थे। बस उनका एक ग्रुप था कुछ दोस्त यारों का, जिसमें जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब थे, अनवर मजीद साहब थे, ऐसे लोग थे जो उनके पर्सनल दोस्त थे। मगर पीपल्स पार्टी के जो कारकुन थे या पीपल्स पार्टी की जो फर्स्ट रैंक लीडरशिप थी, जरदारी साहब का बहुत कम ताल्लुक था। मुझे याद है जब वो मोहतरमा हुकूमत भी जब वो कर रही थी, तो फिर मैं आपको बताऊंगा जब वो दूसरी दफ़ा हुकूमत में आई तो जरदारी साहब का क्या रोल था और मोहतरमा ने इनके बारे में क्या सोच के आई थी। हाँ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। इस हवाले से मैं आपसे भी एक बड़ा एक्सक्लूसिव सवाल करूँगा। नाज़रीन, ये डिस्कशन जारी है और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, जरदारी साहब के हवाले से डिस्कशन जारी है। सेठी साहब कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने लगे थे मोहतरमा के दूसरे दौर के हवाले से कि उस वक्त जरदारी साहब की पोजीशन क्या थी। सेठी साहब ज़रा बताइए, फिर मैं भी आपसे कुछ पूछूंगा। अच्छा यार, वो ऐसे था कि जब मोहतरमा की पहली हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो मैंने कुछ मज़मून वगैरह लिखे थे, कुछ इंटरनेशनल मीडिया में भी लिखे थे, जो बड़े काफ़ी तनकीदी जायज़ा लिया था और करप्शन की बात की थी। तो मुझे याद है जब दूसरी दफ़ा मोहतरमा पावर में आई तो मुझे BBC ने इंटरव्यू किया लाहौर में, तो उन्होंने सवाल ये मुझसे पूछा, ये गालबन 93 लेट 93 की बात है, अर्ली 94। तो उन्होंने मुझे सवाल पूछा कि ये बताइए, आप ने लिखा था कि मोहतरमा की हुकूमत काफ़ी करप्ट रही है, अब दूसरी दफ़ा मोहतरमा आ रही हैं, आपका ख्याल है फिर वैसी करप्शन होगी या नहीं होगी? तो मैंने वहाँ ये जवाब दिया, मैंने कहा नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मेरा ख्याल है कि मोहतरमा ने कुछ सीखा होगा और अब उस किस्म की करप्शन नहीं होगी और हमें अच्छी हुकूमत मिलेगी, और मैं यही उम्मीद से बैठा हूँ कि अब अच्छी हुकूमत मिलेगी। तो खैर कह के मैं फ़ारग हो गया। कुछ अरसे के बाद इस्लामाबाद गए हुए थे तो मोहतरमा के मिलिट्री सेक्रेटरी साहब को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा अगर प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम है तो हमें मिल ले। तो बड़ी मेहरबान थी, उन्होंने हमें उसी दिन संडे को ही बुला लिया घर। तो माय वाइफ जुगनू एंड आई, हम दोनों चले गए और वहाँ सिर्फ मोहतरमा थी और जरदारी साहब थे और हमने चाय पी उनके साथ। तो मैंने हंसी मैंने कहा मोहतरमा अब ऐसे करें ना कि आप जरदारी साहब को भी सियासत में लेके आएँ, इनको लाहौर भेज दें, क्योंकि पंजाब में भी ऑर्गेनाइजिंग करनी है, आपकी पंजाब में काफ़ी कमज़ोर है पार्टी, सिंध में तो स्ट्रॉन्ग है, तो पंजाब में भेज दीजिए, लाहौर में इन्हें घर वर ले दीजिए, इन्हें कहें वहाँ अड्डा आगे लगाएं और कुछ अपनी रिवाइव करें। तो मुझे कहने लगी, और मुझे अभी तक याद है, और जरदारी साहब बैठे हुए थे, तो कहने लगी नजम एक शर्त पे। मैंने कहा जी क्या शर्त है? कहने लगी मैं आसिफ की हथकड़ी आपके साथ लगा दूंगी, तो फिर उस कंडीशन पे आप इन्हें ले जाइए लाहौर। तो मैंने कहा बीबी मुझे ना मरवाएं, मैं तो इनके साथ हथकड़ी लग गई तो मारा जाऊंगा। तो खैर हंसी मजाक शुरू हो गई, मगर कहने का उनका ये मतलब था कि आसिफ गेट्स अप टू ट्रबल, तो इसलिए इसको कीपिंग हिम आउट ऑफ ट्रबल मैं तुम्हारे साथ इसकी हाथकड़ी लगा दूंगी, क्योंकि तुम सीधे हो तो तुम इसको फिर टेढ़ी लाइन पे चलने नहीं दोगे और गड़बड़ नहीं करने दोगे। तो मतलब ये लेवल था उस वक्त मोहतरमा का कि वो ऑलरेडी अवेयर थी कि जरदारी साहब की वजह से उन्हें पिछली दफ़ा कुछ नुकसान हुआ था। मगर अफसोस इस बात का कि वो दिन था और फिर 1996 की बात है कि फिर इल्ज़ाम लगने शुरू हो गए, जरदारी साहब पे भी लगे, फिर ये मिनिस्टर ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बन गए थे, आपको याद होगा, और फिर इन्होंने सियासत भी शुरू कर दी थी। फिर उसी के दौरान आपको याद होगा कि इनकी मुर्तज़ा भुट्टो के साथ भी झड़पें हुई और लड़ाई झगड़े हुए, और तो मतलब है कि फिर वो बात वैसे नहीं बनी जैसे मैं समझता हूँ मोहतरमा बनाना चाह रही थी। मगर उसके बाद फिर ये गिरफ़्तार हो गए, और जब ये गिरफ़्तार हो के जब जेल से छूटे और फिर ये बाहर आए, तो उस वक़्त मेरा ख्याल है इनका यही फ़ैसला था कि अब मैंने सियासत में हिस्सा नहीं लेना, मोहतरमा ही चलाए, मैं अलग जाके बैठता हूँ, और ऐसे ही हुआ। और आखिरी बात मैं आपको ये बताता चलूँ कि जब मोहतरमा की डील हो रही थी मुशर्रफ के साथ, तो एक दिन मुझे फ़ोन आया न्यूयॉर्क से मोहतरमा का, तो मुझे कहने लगे कि तुम ये कह रहे हो कि हमारी डील हो रही, मैं अपनी इंटरव्यूज़ में कह रहा था कि ये डील हो रही है, डील हो रही है, डील हो रही है। पीपल्स पार्टी, शाह महमूद कुरैशी, एतजाज़ एहसन, ये लोग सारे डिनाई कर रहे थे, जहांगीर बदर और कासिम ज़िया, ये सारे कहते थे नहीं जी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमारी कोई डील नहीं हो सकती। तो मुझे मोहतरमा का फ़ोन आ गया एक दिन, कहने लगे ये तुमने क्या शुरू किया हुआ है सारा, ये डील डील डील, कोई डील नहीं हो रही। तो मैंने हंस के कहा, मैंने कहा नहीं मोहतरमा डील तो हो रही है, अब आप बैठे हैं, मेरी चिड़िया फिर रही है और मुझे सब पता चल रहा है आपकी किसके साथ मुलाकातें हो रही हैं। तो कहने लगे तो फिर डील लफ्ज़ मत इस्तेमाल करो, क्योंकि इससे लगता है ऐसे है कि हाँ कोई अग्रीमेंट कह दो, ये डील जो है ना ये इससे बड़ा बुरा इंप्रेशन पड़ता है। और फिर मुझे तो मैंने कहा अच्छा ठीक है जी, मैं डील का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करता, मगर डील ही हो रही है ना। कहने लगे थे जो मर्जी कह लो। तो फिर मुझे कहने लगी कि ये जो मुशर्रफ है इसको मैं इसके ऊपर एतमाद कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती। मैंने कहा मोहतरमा ये तो मैं नहीं जवाब दे सकता इसका, क्योंकि मैं तो सहाफ़ी हूँ, मेरे मुशर्रफ साहब से भी मुलाकात है, आपसे भी है उठक बैठक, तो मेरे असेसमेंट में तो आप दोनों का फ़ायदा है इस डील में, मगर क्या आप दोनों निभाएंगे इसको कि नहीं, ये तो आप दोनों पे डिपेंड करेगा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। तो एकदम जरदारी साहब ने टेलीफोन छीन लिया मोहतरमा से
और मुझे कहने लगे और अस्सलाम वालेकुम। मैं कहा जी वालेकुम सलाम जरदारी साहब। तो कहने लगे कि यार तुम बिल्कुल गलत एडवाइस दे रहे हो, ये मोहतरमा को बता दो, ये मुशर्रफ को बिल्कुल ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये बड़ा गलत आदमी है, और ये अमेरिकन भी जो हैं ये भी गलत लोग हैं, ये बिल्कुल ये इकट्ठे कर रहे हैं, ये इकट्ठ नहीं होनी, और मोहतरमा एक ट्रैप में फंस रही है, और मैं इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ट्रैप है, तुमने वापस नहीं जाना, ये ट्रैप है, कोई डील ना करो इसके साथ, इसको अवाम उतारेगी, जिस दिन उतारेगी तो फिर तुम चली जाना, मगर डील करके मत जाना। और उसके बाद एकदम और मुझे कहने लगे तुम क्यों उसको गलत एडवाइस दे रहे हो कि डील ठीक है, डील ठीक नहीं है, तुम भी मेरी साइड लो। तो उस वक्त खैर मैंने क्या कहना था, मुझे तो पूरे डिटेल्स तो पता नहीं थे उस वक्त, मगर मैं आपको कह रहा हूँ इनकी जो स्ट्रीट सेंस थी ना जरदारी साहब की, वो बड़ी शार्प थी। क्योंकि बाद में आपने देखा क्या हुआ, जो जरदारी साहब ने कहा वही हुआ ना, जो उनका सोच थी कि डील खराब हो गई, एतमाद नहीं रहा, एक दूसरे को धमकियां देनी शुरू कर दी, और फिर आपने देखा हशर क्या हुआ। तो मैं समझता हूँ जरदारी साहब में ये एक बड़ी नेटिव विजडम या नेटिव कनिंग या सस्पिशन जो है वो उनको सियासत में उनका साथ देती है। अच्छा सेठी साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। वैसे तो एक बड़ा दिलचस्प सवाल था मेरे पास आपके लिए, मुझे जरा ब्रीफली उसका आंसर भी चाहिए कि आपको गालिबन बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री के लिए इंटरव्यू किया, और ये 1997 की बात है, और आपसे स्पेसिफिकली पूछा तो आपने एक जवाब में कहा, और मैंने वो जवाब सुना, जिसमें आपने कहा कि मोहतरमा को मैंने कहा कि जी पहले पिछली गवर्नमेंट में लोग जरदारी साहब का नाम लेते थे कि वो करप्ट हैं, दिस टाइम इट्स यू, लोग आपका नाम लेते हैं कि आप खुद करप्ट हैं। ये सही है, क्योंकि 96 में जब मोहतरमा की गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया फ़ारूक लगारी साहब ने, तो फ़ारूक लगारी साहब ने मुझे दावत दी, उन्होंने कहा आप करप्शन के बारे में बहुत लिखते रहते हैं, बड़े चिल्लाते रहते हैं, और मोहतरमा की करप्शन इस दफ़ा जो हुई उसके ऊपर भी बहुत कुछ आपने लिखा, और मेरे तल्लुकात मोहतरमा से ख़राब हो चुके थे क्योंकि मैं लिख रहा था ये सारी चीज़ें। तो लगारी साहब ने कहा आप आ जाए मेरी इंटरिम गवर्नमेंट में और आके और अकाउंटेबिलिटी आप करें। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अकाउंटेबिलिटी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या ये 3 महीने में अकाउंटेबिलिटी हो सकती है कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं हो सकती है। मैंने कहा कि अच्छा ये बताइए कि अगर हो नहीं सकती, मेरा ख्याल था नहीं हो सकती 3 महीने में, मगर शुरू किया जा सकता है काम। तो फिर मैंने उनसे ये पूछा, तो मैंने कहा ये बताइए कि ये सिर्फ मोहतरमा की अकाउंटेबिलिटी होनी है या किसी और की भी होनी है? तो उन्होंने कहा नहीं सबकी होनी है अकाउंटेबिलिटी, इवन अकाउंटेबिलिटी होनी है। तो उस वक्त जब फिर मैंने वो फाइलें जब मेरे सामने आई और मैंने सब कुछ देखा, और यकीन करें सब कुछ बहुत कुछ देखा इन मासूम आंखों ने, तो उस वक्त मैं कन्विंस हो चुका था कि इस दफ़ा जो कुछ हुआ वो अगली दफ़ा उसमें जरदारी साहब का तो इतना मेजर रोल नहीं था, बहुत से अहम फैसले मोहतरमा ने खुद किए थे। आज बुरा लगता है मुझे ये बातें कहना, क्योंकि मोहतरमा एक शहीद बन चुकी हैं, उन्होंने अपनी जान दे दी है इस मुल्क के लिए, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जहाँ फैसले ऐसे हुए जो लगते ऐसे थे कि ये साफ शफाफ फैसले नहीं हैं। अच्छा सेठी साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। विकीलीक्स के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मई 2009 की एक विकीलीक है और वो MQM के हवाले से है, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब के बारे में उसमें भी बात हो रही थी। आपने कहा कि उन्होंने अमेरिकन को ब्रीफ किया अपनी पोजीशन के हवाले से। हैदराबाद रिजवी साहब का भी नाम आता है, इवन सो मच सो फैसल सरद्वारी साहब का भी कई दफ़ा नाम आता है। तो ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का है कि इन्होंने कहा कि ये चाहते थे कि पुलिस जो है वो इनके कंट्रोल के अंदर हो। हाँ देखें, वो बात भी समझ आती है ना कि अगर आप अमेरिका का सिस्टम देख लें, अब ये बात कर रहे थे अमेरिकन सेनेटर्स के साथ, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ। अमेरिका में जो सिस्टम है वहाँ मेयर के नीचे आती है पुलिस। लोकल गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वहाँ बहुत सी ऑटोनॉमी है, और वहाँ तो हर शहर हर स्टेट के जो मेयर होते हैं या जिनको हम नाजिम कहते हैं डिफरेंट लेवल्स के, पुलिस टेक्निकली उनके नीचे आती है, या गवर्नर, मेयर के ऊपर फिर गवर्नर होता है। तो अर्ज़ ये है कि यही वो समझाने की कोशिश कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल साहब उन सेनेटर्स को कि देखिए हमारा सिस्टम ऐसा है कि मेरे पास पुलिस नहीं है तो मैं लॉ एंड ऑर्डर कैसे करूँगा। रेवेन्यू कलेक्शन थोड़ी बहुत मुझे मिलती है, फिर मैं स्पेंड करता हूँ, फिर ऊपर से पैसे लेने पड़ते हैं, वहाँ भी मेरे हाथ बंधे हुए हैं, और फिर ऊपर से मेरे पास लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ नहीं हैं। तो इसलिए ये उनको इम्प्रेस कर रहे थे, और वो इम्प्रेस हो गए और कि अच्छा रियली तुम्हारे पास पुलिस नहीं है तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये मतलब है कि ये सोच समझी एक कमाल साहब की ये थी कि भाई हमारा सिस्टम, हालांकि अगर उनको बताया जाता कि हमारा सिस्टम थोड़ा फ़र्क है तो शायद वो इतने परेशान ना होते, मगर वो जेन्युइनली बड़े परेशान हो गए US सेनेटर्स, और ये बड़ी सोची समझी उन्होंने बात की थी। और आज भी यकीन करें जो सारी डिबेट चल रही है वो यही चल रही है कि रेवेन्यू कलेक्शन
और एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ये किसके हाथ में होगा? ये कराची के मेयर के पास होगा। कराची में पहली बात तो ये कि एक मेयर होगा, 5 होंगे। दूसरी बात ये कि उनके पास पावर्स कौन से होंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव ओब्लिक कमिश्नरिएट मीनिंग पुलिस और रेवेन्यू कलेक्शन एंड डिसबर्समेंट। अच्छा सेठी साहब, यहाँ ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे कुछ बड़े ज़बरदस्त सवाल है नाज़रीन, और वो हैं आपके सवाल। सेठी साहब से हम करेंगे जिस तरह कल हमने किए थे, और बड़े दिलचस्प जवाब मिले थे कल भी हमें, आज भी हम श्योर मिलेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।